हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एडुटेरिया 7500 प्लस समान अध्ययन का सेट नंबर 40 का डिस्कशन करेंगे। इससे पिछले के वीडियो में मैंने 1 से लेकर 39 तक का सेट का डिस्कशन करा दिया है। अगर आप सब ने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और एक बार अपने फ्रेंड्स सर्किल और स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 40। पहला क्वेश्चन है इसमें, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं वे कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? तो ये प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं वे कहलाती हैं प्रदीप्त वस्तुएं। अगला है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना जो है ये किस परिघटना का परिणाम है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, परावर्तन एवं व्यतिकरण का। परावर्तन एवं व्यतिकरण का परिणाम है। अगला है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा, क्या होगा? अधिक होगा, कम होगा, बराबर होगा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक होगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा के वस्तु के पलायन वेग से अधिक होता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, पृथ्वी पर पलायन वेग होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग होता है, मून पे कितना होता है? 2.3 किलोमीटर प्रति सेकंड, 2.3 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा अजैव अपघटनशील प्रदूषक है? कौन सा जो है अजैव अपघटनशील प्रदूषक है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा ऑप्शन बी, डीडीटी। डीडीटी जो है ये अजैव अपघटनशील प्रदूषक है। अगला है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये एल्कीन कहलाता है, एल्कीन। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों क्या कहलाता है? तो एल्कीन कहलाता है। नेक्स्ट है, सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो ये सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सिलिकॉन। अगला है, निम्न में लिखित में से कौन संयोजी उत्तक का उदाहरण है? कौन संयोजी उत्तक का उदाहरण है? तो रक्त, उपास्थि और अस्थि, ये तीनों संयोजी उत्तक के उदाहरण है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 और 3, ये सारे संयोजी उत्तक के उदाहरण है। अगला देखेंगे, कोशिका विभाजन जो है ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका विभाजन जो है ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और कौन कौन होते हैं? तो ये बाइनरी होते हैं, बाइनरी, माइटोसिस, माइटोसिस होते हैं और मियोसिस होते हैं, मियोसिस, मायोसिस। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। अगला देखेंगे, राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? राइबोसोम का जो नामकरण है ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा रिचर्ड बी रॉबर्ट्स के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। राइबोसोम का खोज किसने किया था? तो जॉर्ज पैलाडे ने किया था, जॉर्ज पैलेट ने किया था। ठीक है, खोज किया था। और कब खोज किया था? तो 1995 में, 1955 में किया था, 1955 में, 1955 में। अगला है, हृदय मांसपेशी को कहते हैं, हृदय मांसपेशी को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है हृदय मांसपेशी को? तो मायोकार्डियम कहा जाता है, हृदय मांसपेशी को मायोकार्डियम कहते हैं। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, पीएनएफ तकनीक संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये शरीर के लचीलापन से संबंधित है। ठीक है, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन तकनीक किससे संबंधित है? तो ये शरीर के लचीलेपन से संबंधित है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? वह भिक्षु कौन था जो जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? तो ये भद्रबाहु। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का संरक्षक था? कौन जो जैन धर्म का संरक्षक था? तो ये खारवेल था, खारवेल, कलिंग राजा खारवेल जो है ये जैन धर्म का संरक्षक था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, चैतन्य ने भक्ति आंदोलन में कौन सी विशिष्ट जोड़ी
चैतन्य भक्ति आंदोलन में कौन सी विशिष्टता जोड़ी है? ठीक है, कौन सी विशिष्टता जोड़ी थी? तो ये कीर्तन जोड़ा था, कीर्तन, कीर्तन, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है तेलुगु तथा कन्नड़ जैसी क्षेत्रीय भाषाओं का विकास किस युग में हुआ था? तेलुगु तथा कन्नड़ जैसी क्षेत्रीय भाषाओं का विकास किस युग में हुआ था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चालुक्य वंश में, चालुक्य वंश, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है मराठी ग्रंथ है दासबोध, इसके लेखक कौन है? मराठी ग्रंथ दासबोध के लेखक कौन है? तो ये रामदास है, रामदास, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, रामदास। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? कौन सा बताना है? संस्था दिया हुआ है और संस्थापक दिया हुआ है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सेवा सदन। सेवा सदन की स्थापना किसने की थी? बहराम जी मलाबारी ने की थी, बहराम जी मलाबारी ने, ठीक है। और एक और होता है कि सेवा सदन सोसाइटी, सेवा सदन सोसाइटी, उसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। सेवा सदन की स्थापना बहराम जी मालाबारी ने की थी और सेवा सदन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? रमाबाई रानाडे ने की थी, रमाबाई रानाडे ने, ध्यान रखिएगा। और सही देख लेंगे सही कौन सा है, तो देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री सही है, धर्म सभा राधाकांत देव सही है, और वेद समाज केसरी धरलू नायडू ये भी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ये गलत है। अगला है निम्न किसने कांग्रेस के बारे में कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे तथा सहयोग भी करते थे? किसने कहा था? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, रजनी पामदत्त। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के बारे में कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे तथा सहयोग भी करते थे। अगला है राष्ट्रपति महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था, ये कब किया गया था? तो ये 6 अप्रैल 1919 को किया गया था, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था 6 अप्रैल 1919 को। अगला है संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? गिलोटिन का क्या अर्थ है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या अर्थ है? तो ये विधेयक पर बहस बंद कर देना, विधेयक पर बहस बंद कर देना, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय राजनेता के सुझाव का परिणाम था? ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय राजनेता के सुझाव का परिणाम था? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम था। अगला देखेंगे निम्न में कौन पंचायतों की संरचना के उपबंध हेतु अधिकृत है? निम्न में कौन पंचायतों की संरचना के उपबंध हेतु अधिकृत है? तो ये राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से सही कालक्रम की पहचान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें। तो बताना है कौन सा किस काल में था। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकदमा ये कब आया था? तो ये 1973 में, 1973 में। और फिर है मिनार्वा मिल्स लिमिटेड और अन्य बनाम भारत की केंद्र सरकार मुकदमा, तो ये 1980 में था, 1980 में। गोलकनाथ अन्य बनाम पंजाब राज्य मुकदमा ये 1967 में था, 67 में हुआ था, ठीक है। और मेनका गांधी बनाम भारत की केंद्र सरकार का मुकदमा ये 1978 में हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड 3412, 3142, 3142, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 3142। अगला देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपात स्थिति की घोषणा के दौरान संवैधानिक उपचारों के अधिकार का निलंबित किया जा सकता है। अगला है संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है, किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा विधायिका के प्रति। संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है, तो ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? कौन सा जल प्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है बताना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दूधसागर, दूधसागर जलप्रपात ये राजस्थान में स्थित नहीं है। बाकी चूलिया और बिहार ये राजस्थान में स्थित है। चूलिया जो है चंबल नदी पे है और बिहार जो है टोंस नदी पे है, ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। दूधसागर ये गोवा में स्थित है, गोवा में, और मांडवी नदी पर स्थित है, मांडवी नदी। अगला है मोलेसिस बेसिन, मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो ये मिजोरम को कहा जाता है, मिजोरम को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए गोदावरी, इसकी सहायक नदी मूसी नहीं है,
ठीक है, महानदी की सहायक नदी मांद है, कृष्णा की मालप्रभा और कावेरी की हेमावती, ये सही है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है। सही सुमेलित बताना है कौन सा है इसमें, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 नंदा देवी कुमाऊं हिमालय में स्थित है। ठीक है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी नामचा बरवा ये गढ़वाल हिमालय में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश की साइड है, और नोकरेक जो है ये असम हिमालय में, सिक्किम हिमालय में नहीं है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, रायचूर दोआब स्थित है, किसके मध्य स्थित है? रायचूर दोआब जो है किसके किसके मध्य स्थित है? तो कृष्णा और तुंगभद्रा के मध्य। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। रायचूर दोआब कृष्णा और तुंगभद्रा के मध्य स्थित है। अगला है, भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है? शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है भारत में? तो ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस मानचित्र पर पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर आदि को दर्शाया जाता है? तो ये किस मानचित्र पे दर्शाया जाता है? तो ये भौतिक मानचित्र पे, भौतिक मानचित्र पे पर्वत, पठार, मैदान और नदियां, महासागर आदि को दर्शाया जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रति चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। तो इसमें केंद्र में वायुदाब उच्चतम होता है, इसमें हवा की दिशा केंद्र से परिधि की ओर होती है, भूमध्य रेखीय भागों में इसका पूर्णतः अभाव रहता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी, इनमें से सभी सत्य है। अगला है, प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ रश्मि रेखा के लेखक कौन है? रश्मि रेखा के लेखक कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल कृष्ण शर्मा नवीन। बाल कृष्ण शर्मा नवीन रश्मि रेखा के लेखक है। अगला है, निम्न में से किस में अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं? किसे अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं? तो प्रसन्न बेरोजगारी को अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, समाजवाद की स्थापना करना था। और इसका कार्यकाल कब था? इसका था 1956 से 1961 तक। ठीक है, और दूसरी पंचवर्षीय परियोजना में इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे 3, भिलाई रूस के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, और राउरकेला जो है ये जर्मनी के सहयोग से। तो इतना ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न में से कौन सी है? कौन सी है? तो ये प्रति व्यक्ति निम्न आय और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल, ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा नहीं आता है? तो ये खनन नहीं आता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए, ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे बृहत मुद्रा M3 की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? इसे शामिल नहीं किया जाता है? तो ये डाकघर बचत बैंक में जमा धनराशि, इसको शामिल नहीं किया जाता है M3 में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित पर विचार करें और बताना है कि वातावरण में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण अम्ल वर्षा होती है? किसकी अधिकता के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 और 4, केवल 2 और 4। अगला देखेंगे, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 2008 में, 2008 में लोकार्पित की गई थी। अगला देखेंगे, भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं, किससे घिरे हुए हैं? तो ये मानव बस्तियों से घिरे हुए हैं। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र मानव बस्तियों से घिरे हुए हैं। नेक्स्ट है, भू आवेष्टित देशों में कौन सा जो देश है वो दोहरे भू आवेष्टित है, दोहरा भू आवेष्टित है? कौन सा वो देश है? तो ये उज्बेकिस्तान है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। अगला है, दक्षिण एशिया का सुकरात कहा जाता है, किसे कहा जाता है? दक्षिण एशिया का सुकरात ये किसे कहा जाता है? तो ये रामास्वामी नायकर को कहा जाता है। रामास्वामी नायकर को दक्षिण एशिया का सुकरात कहा जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे, भारतीय शास्त्रीय गायक है पंडित जसराज, किस घराने से संबंधित है? पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार
कि भारतीय शास्त्रीय गायक जो है पंडित जसराज ये किस घराने से संबंधित है, तो ये मेवात घराने से संबंधित है, मेवात। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये बनेरघट्टा तितली उद्यान बनेरघट्टा है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बनेरघट्टा बेंगलुरु में है और वहीं भारत का प्रथम तितली उद्यान स्थित है। अगला है हिंदी साहित्य के किस ओजपूर्ण रचनाकार ने जयप्रकाश नारायण की जीवनी जयप्रकाश की रचना की। इसने रचना की, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। हिंदी साहित्य के रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी है और इन्होंने जयप्रकाश नारायण की जीवनी जयप्रकाश की रचना की। अगला है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI की स्थापना कब की गई थी, तो ये कब की गई थी, तो ये 5 सितंबर 2008 को की गई थी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कौन सी जनजाति जो है ऋतु प्रवास किया करते थे। कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते थे, तो ये भोटिया। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, भोटिया जो जनजाति थे ये ऋतु प्रवास किया करते थे। अगला है भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो पुणे में स्थापित किया गया है, पुणे में। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। कुछ स्मरणीय तथ्य भी दिए हैं सेट में, देखेंगे उनको। वाकाटक राजवंश के बारे में दिए हैं। वाकाटक राजवंश, वाकाटक वंश की स्थापना 255 ईस्वी में विंध्य शक्ति के द्वारा किया गया था और विंध्य शक्ति का उत्तराधिकारी प्रवरसेन प्रथम हुआ। कौन सा हुआ, तो प्रवरसेन प्रथम विंध्य शक्ति का उत्तराधिकारी। प्रवरसेन वाकाटक वंश का अकेला शासक था जो सम्राट की उपाधि धारण किया था। ठीक है, प्रवरसेन जो है वाकाटक वंश का अकेला शासक था जो सम्राट की उपाधि धारण किया था। इसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसने 4 अश्वमेध कराया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। ठीक है, फिर है पृथ्वी सेन द्वितीय वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। कौन, पृथ्वी सेन द्वितीय। फिर है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे, तो पुष्यभूति। ये बीबीएससी में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कि पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे, तो पुष्यभूति था। इनकी राजधानी कहाँ थी, थानेश्वर थी। इनकी राजधानी थानेश्वर थी। इस वंश को प्रभावशाली शासक प्रभाकर वर्धन था। इस वंश का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था, तो प्रभाकर वर्धन था। इन्होंने परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ठीक है, इन्होंने परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की। प्रभाकर वर्धन का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो राजवर्धन हुआ। प्रभाकर वर्धन का उत्तराधिकारी राजवर्धन हुआ और राजवर्धन की हत्या किसने की, तो गौड़ शासक शशांक ने कर दी थी। राजवर्धन की हत्या गौड़ शासक शशांक ने कर दी थी। राजवर्धन का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो ये हर्षवर्धन हुआ। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था और हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा के तट पर युद्ध हुआ था। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच। चीनी यात्री जो हेनसंग था ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में पूछा भी जाता है हमेशा कि हेनसंग जो है किसके शासनकाल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट थे और बाणभट्ट ने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की थी। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद 3 संस्कृत नाटक की रचना हर्ष ने की थी। ठीक है, और हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों का निर्माण का प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, हर्ष के समय जो क्या था, मथुरा जो है सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। तो फ्रेंड, ये था आज का आपका डिस्कशन। कमेंट में बताइएगा कि सेशन कैसा लगा और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा और एक बार अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।